नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। हिंदुस्तान में फरवरी माह में महंगाई के आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। फरवरी माह में एक बार फिर थोक शरह महंगाई यानी होलसेल इंडेक्स बढ़कर 13.11% पर पहुंच गया है। इससे पहले जनवरी माह में मुल्क की शरह महंगाई 12.96%, 12.96% थी, जबकि इससे पहले दिसंबर 2021 में यह 13.56% थी, जो अपडेट होकर 14.3% हो गई थी। नवंबर में महंगाई 14.23% पर थी। ईंधन, अशियाए खुर्दनी, मैन्युफैक्चरिंग मसनूआत की ऊंची कीमतों के सबब फरवरी में मुल्क की थोक प्राइस इंडेक्स पर मबनी शरह महंगाई रिकॉर्ड पर रही। ईंधन, प्राइमरी अशिया, मैन्युफैक्चर मसनूआत की लगातार बढ़ती कीमत से सालाना बुनियाद पर शरह महंगाई में तेज इजाफा हुआ। वजारत बराए कॉमर्स और सनत के जरिए जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी में ईंधन की कीमतों में सबसे ज्यादा 31.56%, 31.50% की तेजी देखी गई। इस दौरान प्राइमरी अशिया की थोक कीमत 13.39% और मैन्युफैक्चर्ड मसनूआत की कीमत 9.8% रही। फरवरी 2022 में दालों, अनाज, गेहूं, सब्जी, फल, आलू, अंडा, गोश्त, मछली और दलहन की कीमत भी चढ़ गई, जबकि प्याज की थोक कीमत में गिरावट देखी गई। इनके अलावा माइंस, खाम तेल, कुदरती गैस, पेट्रोल, LPG, कपड़ा वगैरह की कीमत में फरवरी में बेतहाशा इजाफा देखा गया। ये लगातार 11वां महीना है जब मुल्क की शरह महंगाई दो हिस्से में दर्ज हुई है। फरवरी 2021 में 4.83% यानी 4.83% शरह महंगाई दर्ज की गई थी। गुज़िश्ता 11 महीने से थोक शरह महंगाई मुल्क की मईशत के लिए संगीन फिक्र का मौजू बना है। शरह महंगाई के रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहने से मुल्क की मईशत के सामने लगातार चैलेंज बना हुआ है। इस दरमियान आइंदा महीने रिजर्व बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है, लेकिन लगातार महंगाई में इजाफे से रिजर्व बैंक पर पॉलिसी में तब्दीली लाने का दबाव होगा। इसी दौरान मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने आज पार्लियामेंट को बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी इजाफा हो रहा है और मरकजी हुकूमत मुल्क में पेट्रोल की कीमतों को काबू में रखने के इक़दाम कर रही है। Madam, the honest God's truth is that states which are acquiring high revenue from the sale of petrol and petroleum products, and if I may also add liquor, they are normally reluctant to reduce their revenue from these two sources. And I am particularly pained in one particular state, which I don't want to name here. They did not reduce the VAT on petrol, but they reduced all their revenue on liquor. So, well, these are priorities which state governments have to set for themselves, and these are also part of the philosophy on what you wish to encourage. But I am, with a sense of responsibility, I tell this House, the government has ensured and the government will in the coming months also take whatever measures we have to make sure that our consumer gets relief to the extent we can. Now the price of oil has gone up from $19.56 a barrel to 130 at one stage. Today it's down to 109 or so. Those are situations emanating from a warlike situation. But within that, whatever space we have, wiggle space and margin of persuasion, we should continue to exercise that in the interest of the Indian citizen and the consumer. Madam, the honest God's truth is, मैगी 2 रुपये महंगी हो गई है। नेस्ले इंडिया ने ऐलान किया कि उसने आज से मैगी की कीमतें 9 से 16% तक बढ़ा दी हैं। अब 70 ग्राम मैगी के पैकेट के लिए 12 रुपये के बजाय 14 रुपये देने होंगे। 140 ग्राम वाली मैगी के पैकेट की कीमत 3 रुपये बढ़ा दी गई है। वहीं 560 ग्राम वाले पैक के लिए 96 रुपये के बजाय 105 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा ब्रू कॉफ़ी, ताजमहल चाय, ब्रुक बॉन्ड चाय की कीमतें भी बढ़ी हैं। पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे मरहले के पहले दिन लोकसभा में मोदी के नारे लगे। पीर की सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। वजीर आजम मोदी ने जैसे ही
लोकसभा में एंट्री ली बीजेपी एमपीज ने मोदी मोदी के नारे लगाए। करीब 3 से 4 मिनट तक बीजेपी एमपीज ने जीत का जश्न मनाया और मेज थपथपाते रहे। मोदी के लोकसभा में आने के वक्त वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कैबिनेट के कई वज़रा ऐवान में मौजूद थे। इससे पहले बीजेपी एमपीज ने पार्लियामेंट के अहाते में पार्टी सदर जेपी नड्डा को 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात में जीत की बधाई भी दी। लोकसभा में अपोजिशन ने आज इल्जाम लगाया कि जिस मकसद के लिए मरकजी हुकूमत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की हैयत बदली थी वो पूरी तरह नाकाम हो गई है। जबकि हुक्मरान जमात ने दावा किया कि मोदी हुकूमत के फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर की किस्मत खुल गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दोपहर के खाने के वक्फे के बाद बजट और साल 2022-23 के लिए ग्रांट्स के मुतालबात और जम्मू कश्मीर के लिए साल 2021-22 के ज़मनी मुतालबात पेश किए। इस पर कांग्रेस के मनीष तिवारी और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी के एनके प्रेमाचंद्रन ने मुखालिफत की कि किसी भी यूनियन टेरिटरी का बजट पार्लियामेंट में क्यों पास किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या हुकूमत ने दीगर यूनियन टेरिटरीज का बजट बनाया है, इस पर भी बात करें। आइटम नंबर 18, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, I rise to present a statement in Hindi and English, both versions of estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 22-23. Number 19 again, madam. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, showing the supplementary demand for grants in respect of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 21-22. Item number 20 G. Sir, I rise to again present a statement, Hindi and English versions, showing supplementary demands for grants, third and the final batch for 21 and 22. Item number 21, Shrimati Nirmala ji. Sir, I rise to present a statement again in Hindi and English versions, showing demands for grants, excess grants for 18 and 19. मान्य सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन मान्य सदस्यों के I would like to plead ignorance that I have not been able to read this budget. And I would like to place it on record that it is humanly possible to read this budget. और इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर चर्चा है, बजट उसका एक माध्यम है, तो जो एक सार्वजनिक जानकारी है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसकी आर्थिक परिस्थिति को लेकर, उसके बारे में मैं अपना वक्तव्य इस सदन के समक्ष रखूंगा। मैंने बहुत जल्दी से कोशिश की कि जो माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसको पढ़ने की कोशिश करूं। उनके बजट भाषण के 35वें सफ़े पे जो पैरा 13.1 है, उसमें वो कहती हैं कि द बजट 22-23 for Union Territory of Jammu and Kashmir shall focus on good governance, deepening grassroots democracy, accelerated development and inclusive growth, facilitating investment and industrial growth, infrastructural development for improving quality of life and employment, youth initiatives and women empowerment and broadening social inclusion. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही अच्छे अल्फाज हैं और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे आर एक्सट्रीमली नोबल सेंटिमेंट्स। पर जो जमीन की हकीकत है, जो जमीनी परिस्थिति है, वो जमीनी परिस्थिति कुछ अलग है। इस सदन में 6 अगस्त 2019 को जब ये फैसला हुआ कि धारा 370 को हटाया जाएगा और जम्मू का
राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महकमे से वाबस्ता कमेटियों के काम में 56% इजाफा हुआ। ऐवान में बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज करते हुए नायडू ने पीर को बताया कि बजट इजलास के 30 दिन के वक्फे के दौरान महकमे से मुतालिक पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों ने माली साल 2022-23 के लिए मुख्तलिफ वजारतों की ग्रांट के मुतालबात का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि 8 कमेटियों के कुल 21 इजलास हुए, जिनमें 73 घंटे 33 मिनट काम किया गया। इस दौरान 18 वजारतों के 32 महकमों के मुतालबात पर गौर किया गया। हर मुलाकात औसतन 30 घंटे और 30 मिनट तक जारी रही, जो कि अब तक की सबसे बेहतरीन है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में हर एक घंटे में 17 मिनट का इजाफा हुआ, जो कि 56% का इजाफा जाहिर करता है। पंजाब के नए वजीर आला चुने गए भगवंत मान ने रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपा। मान 2019 में संगरूर लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार एमपी इलेक्ट हुए थे। मान को इस बार धुरी सीट से असेंबली के लिए चुना गया है। उन्हें विदाई तकरीर देने के लिए खास मौका दिया गया। वो भगवंत मान 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के आबाई गांव खटकल कला में वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। इस्तीफा देने से पहले भगवंत मान ने कहा कि कुछ महीनों के बाद ही संगरूर के लोगों की आवाज फिर लोकसभा में गूंजेगी। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंतखाबात में हार के लिए जिम्मेदार ठहराने पर काफी वो नाराज हुए। कैप्टन ने कहा कि पंजाब समेत 5 रियासतों में कांग्रेस की हार के लिए सिर्फ गांधी खानदान जिम्मेदार है। पंजाब में अनस्टेबल नवजोत सिंह सिद्धू और करप्ट चरणजीत सिंह चन्नी को शह देकर अपनी खबर कांग्रेस पार्टी ने खुद खो दी है। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में उन पर हार का ठीकरा फोड़ा गया। उन्होंने कहा कि कुछ चापलूस कायद अब भी जिम्मेदारी को दूसरों पर थोपकर गांधी खानदान को बचाना चाहते हैं। कैप्टन ने कहा कि जब तक वो वजीर आला थे तब तक कांग्रेस पंजाब में पूरी तरह से मजबूत थी। इसके बावजूद कुछ चापलूसों की वजह से उन्हें हटाया गया। इसके लिए उन्होंने अब सीनियर कायदीन की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी मुखालिफ बयानात का भी हवाला दिया। कैप्टन ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कुछ कायदीन ने पंजाब में मेरी हुकूमत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर होने की बात कही। इसके उलट 2017 में हुकूमत बनने के बाद कांग्रेस ने हर इलेक्शन जीता। उन्हें बेइज्जत करके हटाने के 7 महीने पहले यानी फरवरी 2021 में हुई लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी कांग्रेस को जीत मिली थी। कैप्टन ने पंजाब में कांग्रेस की हार के बारे में कहा कि इसका असली वजह कांग्रेस हाईकमान है, जिन्होंने पहले नवजोत सिंह सिद्धू को शह दी और फिर खुद के फायदे के लिए पार्टी की इमेज खराब करने से नहीं रोका। बिहार असेंबली में स्पीकर विजय सिन्हा और वजीर आला नीतीश कुमार के दरमियान पीर के रोज खूब तू में हुई। मामला सरस्वती पूजा के दौरान लखीसराय जिले में वहां की मकामी पुलिस और विजय सिन्हा के दरमियान हुए तनाजे से जुड़ा था, जो काफी दिनों से चला आ रहा था। पीर के रोज जब एक बार फिर इस मामले ने तूल पकड़ा तो वजीर आला नीतीश कुमार असेंबली स्पीकर पर ही नाराज हो गए और तल्ख अंदाज में कहा कि आप आइन के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये बात हम कह देते हैं और हम तो बैठे सुन रहे थे। इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे। सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हम कोई दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथराइज किए, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में
ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये सॉरी कोर्ट नहीं, ये इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है, संविधान में जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं, इतने दिनों से हमको एमएलए के रूप में भी रहने का काम मिला है, इंक्वायरी करके सजा। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के सोनपुर इलाके में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। इसमें आईटीबीपी 53 बटालियन की एक कंपनी का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान जख्मी हुआ है। उसे बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार ने बताया कि जवानों की रूटीन गश्त के दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। जम्मू कश्मीर पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिल रही पब्लिसिटी के बीच केरल कांग्रेस ने इसकी तनकीद की। इतवार के रोज केरल कांग्रेस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में मारे गए पंडितों से ज्यादा तादाद तो मुस्लिमों की रही। सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा था कि कश्मीरी पंडितों के बारे में फैक्ट्स वो दहशतगर्द ही थे जिन्होंने पंडितों को निशाना बनाया। पिछले 17 सालों यानी 1990 से 2007 में हुए दहशतगर्द हमलों में 399 पंडित मारे गए थे। इसी दौरान में दहशतगर्दों की जानिब से मारे गए मुसलमानों की तादाद 15,000 है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल हैं। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम और हिजरत पर बनी ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई थी और अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें किरदार अदा किया है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस सबकी तारीफ मिल रही है। बेंगलुरु में एक शख्स से एक रेस्टोरेंट ने बिल में 40 पैसे ज्यादा लिए, लेकिन उसे यह बात हजम नहीं हुई और वो कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। यहां पर उसका दाव उल्टा पड़ गया। कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रेस्टोरेंट के मैनेजर को ही 4,000 रुपये मुआवजा देने का हुक्म दे दिया। मामला मई 2021 का है। मूर्ति नाम के एक बुजुर्ग ने शहर के होटल एम्पायर में खाना ऑर्डर किया था। जब वो उसे लेने पहुंचा तो स्टाफ ने उन्हें 265 रुपये का बिल थमा दिया। हालांकि उनका कंप्लीट बिल 264 रुपये 60 पैसे था। मूर्ति ने इसके बारे में स्टाफ से पूछा। जब उन्हें सही जवाब नहीं मिला तो वो बेंगलुरु कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे और रेस्टोरेंट पर लोगों को लूटने का इल्जाम लगाया। मूर्ति ने 1 रुपये का हर्जाना मांगा और कहा कि इस वाक़े से उन्हें सदमा लगा है और वो परेशान है। 26 जून 2021 को मूर्ति ने खुद कोर्ट में अपने केस की पैरवी की, जबकि जो पिटिशनर है दूसरे अंशुमन एम और आदित्य एम्ब्रेस ने रेस्टोरेंट की जानिब से दलीलें रखी। दोनों ने तर्क दिया कि शिकायत बहुत छोटी और परेशान करने वाली है। ऐसा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 की सेक्शन 170 के तहत इजाजत मिली हुई है। 8 महीने से चल रहे इस केस में जजों ने बताया कि मरकजी हुकूमत के क़वानीन के मुताबिक 50 पैसे से कम को इग्नोर किया जाता है और ज्यादा होने पर 1 रुपया ले सकते हैं। कोर्ट ने मूर्ति को वक्त बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई। 4 मार्च 2022 को कोर्ट ने 2,000 रुपये रेस्टोरेंट को और 2,000 रुपये कोर्ट को बतौर फाइन देने का हुक्म दिया, जिसे मूर्ति को 30 दिन में भरना है। रूस यूक्रेन जंग को आज 19 दिन हो गए हैं। अब यूक्रेन के वेस्टर्न इलाके में भी लड़ाई तेज हो गई है, जो अब तक सेफ हेवन बना हुआ था। रूसी फौज ने इतवार के रोज नाटो के रुकन मुल्क पोलैंड के बॉर्डर से महज 12 मील दूर यावोरिव में एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर क्रूज मिसाइलें दागकर 35 लोगों को मार दिया, जबकि 134 जख्मी हो गए। रूस ने हमले में 180 बैरूनी लड़ाकों को मारने का दावा किया है। उधर सदर्न पोर्ट सिटी माइकोलेव में भी रूसी एयर स्ट्राइक में 9 आम शहरियों के मरने और दर्जन भर से ज्यादा के जख्मी होने का दावा रीजनल गवर्नर ने किया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन और रूस के अहदेदार आज फिर से अमन को लेकर बातचीत करेंगे। बातचीत वीडियो कॉल के जरिए होगी। इसी जानिब दोनों
मुल्कों की जंग से यूरोप के मुल्कों पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। अब तक 20 लाख से ज्यादा यूक्रेनी पनाहगज़ीन यूरोपीय मुल्कों में पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इतवार के रोज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पब्लिश रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन और आसपास के मुल्कों में से 3 से 9 मार्च के बीच कोरोना के जुमला 7,91,021 नए मामले सामने आए हैं और 8,012 नई अमवात दर्ज की गई हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन को अपने ही मुल्क के शहरियों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। रूस में लोग जंग के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। इस बीच एक रूसी पायलट ने यूक्रेन पर अपने मुल्क के हमले की तनकीद की। इसका वीडियो सामने आया है। इसमें पायलट ने कहा कि यूक्रेन में जंग एक जुर्म है। मुझे लगता है कि समझदार लोग मुझसे सहमत होंगे और इसे रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। पायलट ने जंग को खत्म करने की मांग की। यूक्रेन के डिप्लोमेट अलेक्जेंडर शेरबा के मुताबिक पायलट रूसी एयरलाइन एरोफ्लोट की एक और कंपनी है पोबेडा, उसका है। पायलट ने तुर्की के अंतालिया पहुंचकर मुसाफिरीन को मैसेज दिया था। Дорогие друзья, говорит командир корабля. Добро пожаловать в Анталию. Спасибо, что были победу. Будем очень рады видеть вас снова. Удачи, доброго, хорошего вечера. Dear customers, Captain speaking. Welcome to Altaria. Thank you for choosing Победа Airlines and hope to see you soon. Have a nice evening. Bye-bye. А также хочу добавить лично от себя по поводу сегодняшней политической ситуации. Я считаю, что война с Украиной – это преступление, и думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня поддержит. И сделает все, что можно, чтобы остановить. Желательно прямо сейчас. Нам не нужна эта война. Dear customers, Captain speaking. Just speaking on behalf of my रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अचानक कीव के एक अस्पताल पहुंचे। इस अस्पताल में यूक्रेन के जख्मी जवान भर्ती थे। ज़ेलेंस्की ने जवानों के साथ सेल्फी ली, उनका हालचाल जाना और हंसी मजाक भी किया। कोशिश सिर्फ यही थी कि मुल्क के लिए लड़ने वाले इन जवानों का हौसला बरकरार रहे। ज़ेलेंस्की ने इन जवानों को अस्पताल में ही अवार्ड भी दिए और कहा कि दोस्तों जल्दी ठीक हो जाओ। यहाँ यूक्रेनी सदर ने जोश भरने वाला एक मैसेज भी दिया और जवानों से बोले कि साथियों जीत ही सबसे बड़ा तोहफा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की वजह से रूस में कई मशरकी ममालिक ने पाबंदियां लगा दी हैं। 13 मार्च को मैकडोनल्ड्स ने रूस में अपने सभी 850 रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए हैं। इससे पहले आखिरी बर्गर खाने के लिए रूसी लोगों की भीड़ मैकडोनल्ड्स में नजर आई। अब सोशल मीडिया पर लास्ट बर्गर के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मैकडोनल्ड्स के सीईओ क्रिस कैम्पिस्की ने पिछले हफ्ते ये ऐलान किया था कि रूस के यूक्रेन पर हमला जारी रखने की वजह से इस वक्त वहां कंपनी की यूनिट्स को बंद करना सही है। हालांकि ये फैसला बैन नहीं है। इससे पहले इंटरनेशनल फूड चेन स्टार बक्स, कोका कोला, पेप्सिको, केएफसी, बर्गर किंग ने भी रूस में अपनी ब्रांचेस बंद कर दी है। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओबामा ने इतवार के रोज खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। ओबामा ने ट्वीट कर कहा कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मुझे कुछ दिनों से गले में खराश है लेकिन मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। ओबामा ने यह भी कहा कि उनकी बीवी मिशेल ओबामा कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आई है। साथ ही ओबामा ने कहा कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो जल्द ही वैक्सीनेशन करवा लो, भले ही मामले कम हो रहे हैं। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओबामा के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज कोविड से हुई अमवात से मुतालिक मुआवजे के फर्जी दावों पर अपनी फिक्र का इजहार किया और कहा कि वो इस मामले में हिंदुस्तान के सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जांच की हिदायत दे सकता है। अदालत उस्मा ने मशवरा दिया कि मुबैना फर्जी अमवात के दावों की जांच सीएजी को सौंपी जा सकती है क्योंकि ये इंतहाई फिक्र अंगेज मामला है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के फर्जी दावे हो सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि इस सहूलत का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि अगर इसमें कुछ अफसर शामिल हैं तो भी बहुत संगीन मामला है। वकील गौरव कुमार बंसल ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दफा 52 की तरफ इशारा किया जो इस तरह की फिक्र को दूर करता है। जस्टिस शाह ने कहा कि हमें शिकायत दर्ज करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। एक वकील ने रियासती कानूनी सर्विस अथॉरिटी के जरिए मुआवजे के दावों की बेतरतीब जांच करने का मशवरा दिया। बच्चों को मुआवजे के पहलू पर अदालत उस्मा ने वाज़ेह कर दिया कि इसके जरिए हिदायत करदा 50,000 रुपए की ग्रांट
की अदायगी कोविड-19 के सबब हर मौत के लिए किया जाना है, न कि मुतासरा कुंबे के हर बच्चे को। 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों के जरिए कोविड की अमवात के लिए इमदाद का दावा करने के लिए लोगों को नकली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने पर फिक्र का इजहार किया और कहा कि वो इस मामले की जांच का हुक्म दे सकता है। 16 मार्च से 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी। बच्चों को बायोलॉजिकल ई का कॉर्बैक्स टीका लगाया जाएगा। बता दें कि वैक्सीनेशन पर एक जो कौमी कमेटी है उसने 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाने की रिकमेंडेशन आई है। अमेरिका में हर साल 12 लाख से ज्यादा लोग दिल की बीमारी के चलते एमआरआई स्कैन करवाते हैं। एमआरआई कराने में अभी 45 से 90 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ये वक्त कई गुना कम कर दिया है। ब्रिटेन हार्ट फाउंडेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एमआरआई मशीन डिजाइन की है। इसकी मदद से महज 20 सेकंड में ही किसी भी तरह की हार्ट डिजीज या ब्लॉकेज का पता लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए नॉर्मल चेकअप के मुकाबले 13 मिनट का वक्त बचेगा, यानी 40 गुना तेजी से हार्ट का पूरा स्कैन हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी लंदन यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में किया जा रहा है। वहां हर हफ्ते करीब 140 हार्ट पेशेंट्स की जांच की जा रही है। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे डॉक्टर रॉडी डेविस ने बताया कि बहुत मुश्किल दिल की बीमारियों का भी आसानी से पता लगाकर मरीज का इलाज किया जा रहा है। इस तकनीक के जरिए डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट में लगने वाला वक्त घटेगा। डॉक्टर्स ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 9 अलग अलग हालात में एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है। इसमें हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और इसके अलावा दिल से जुड़ी और जो मसाइल होते हैं उन सबको इसमें कवर किया गया है। अमेरिका में 1/3 से ज्यादा लोग मोटापे का शिकार हैं, वहीं 2/3 लोग ज्यादा वजन वाले हैं या मोटे हैं। उनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि ये मशीन अमेरिका में काफी कारगर साबित होगी। बेंगलुरु में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया ने श्रीलंका को 238 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। श्रीलंका के सामने 447 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में मेहमान टीम 208 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। इंडिया की जीत में आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। 2 विकेट अक्षर पटेल और 1 रविंद्र जडेजा के खाते में आया। घरेलू मैदानों पर टीम इंडिया की लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज की जीत है। इंडिया ने पिछले घरेलू टेस्ट सीरीज नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी टीम के कैप्टन थे। उसके बाद से अब तक टीम इंडिया कोई घरेलू टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। आज तक किसी भी टीम ने अपने घरेलू मैदानों पर इतनी सीरीज नहीं जीती है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। पीर के रोज सरकारी तौर पर इसका ऐलान किया गया। इस मामले से जुड़े कुछ ओहदेदारों ने बताया कि एयर इंडिया की आज हुई मीटिंग में बोर्ड ने यह फैसला लिया है। एन चंद्रशेखरन को फरवरी 2022 में 5 साल के दूसरे टर्म के लिए टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर फिर से अपॉइंट किया गया था। टाटा सन्स ने कॉर्पोरेट मामलों के वजारत से राब्ता करके चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को कुछ और ग्रुप फर्म्स में बोर्ड के चेयरमैन बनाने की मंजूरी मांगी थी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 11 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से लगाई गई पाबंदी को लेकर नया खुलासा हुआ। कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने चीन की कुछ कंपनियों के साथ डेटा शेयर किया था। इसी वजह से आरबीआई ने इसे नए ग्राहक जुड़ने से रोक दिया था। इस खबर के बाद पीर के रोज इसका शेयर 12% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ। कनाडा के टोरंटो में हफ्ते के रोज एक सड़क हादसे में 5 हिंदुस्तानी तुलबा की मौत हो गई। 2 जख्मी अभी अस्पताल में हैं। हादसे की खबर कनाडा में इंडियन एम्बेसी के जरिए आई है।
इस पूरे मामले को लेकर मरकजी हुकूमत काफ़ी एक्टिव हो गई है। मरने वाले तलबा की उम्र 21 से 24 साल के बीच बताई गई है। ये सभी ग्रेटर टोरंटो और मॉन्ट्रियल के हैं। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी दोस्त हफ्ते की सुबह हाईवे 401 पर गाड़ी से बेलेविले जा रहे थे और उस वक्त ये हादसा पेश आया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।